फेसबुक, टेस्ला, अमेजॉन, इन सब के स्टॉक प्राइसेस आप INR में कन्वर्ट करके देखो, इतने बड़े तो लोगों के पोर्टफोलियो नहीं होते जितने तो एक स्टॉक का प्राइस है। अब बढ़िया क्वेश्चन ये आता है कि अगर ब्रोकर स्टॉक्स लेकर भाग गया तो क्या करोगे। बट एक बार को ये भी चलती, अगर ये जो बड़ी प्रॉब्लम है ये नहीं होती तो। यूएस स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करने के अपने फायदे हैं, बट फिर काफी बढ़िया नुकसान भी जरूर है। तो फिर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? अगर करना ही है तो बहुत सारे जो चार्जेस लगते हैं उसको कैसे सर्कमवेंट करना है, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली ऐसी कुछ हिडन चीजें भी हैं जिनके बारे में आपको इन्वेस्टमेंट करने से पहले जरूर पता होना चाहिए। वेलकम बैक टू द चैनल, दिस इज मनी माइंडेड मनदीप। लेट्स बिगिन। सबसे पहला क्वेश्चन, हम यूएस स्टॉक्स क्यों खरीदें? मैंने आपको कुछ दिनों पहले इंटरनेशनल म्यूचुअल फंड्स के बारे में बताया था। उसमें से काफ़ी ऑप्शंस मुझे बिल्कुल पसंद नहीं थे बट कुछ ऑप्शंस मुझे बहुत पसंद है क्योंकि चार्जेस और टैक्सेस दोनों ही बहुत कम है। तो इस सवाल का सिंपल जवाब है कि ज़्यादातर रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए म्यूचुअल फंड्स सफिशिएंट है। बट इसका मतलब ये नहीं है कि यूएस स्टॉक्स के फायदे नहीं हैं। पहला फायदा है ETF। यू सी, यूएस स्टॉक्स तो एक बहाना है, मुझे असल में खरीदने ETFs हैं। सो ETFs आर एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स। ये म्यूचुअल फंड से सिमिलर होते हैं, इनमें भी बास्केट ऑफ स्टॉक्स होंगे या बास्केट ऑफ अदर सिक्योरिटीज हो सकते हैं, बट इसमें कुछ डिफरेंसेस हैं। म्यूचुअल फंड्स के यूनिट्स स्टॉक एक्सचेंज पर ट्रेड नहीं होते, बट ETF के यूनिट्स स्टॉक एक्सचेंज पर ट्रेड होते हैं। और क्योंकि यहाँ पर पार्टिसिपेशन ज्यादा नहीं है तो ETFs में लिक्विडिटी की भी प्रॉब्लम है। तो चांसेस आर आपने एक बार मान लो खरीद भी लिया तो शायद बेचने में प्रॉब्लम हो सकती है। बट यूएस में ना सिर्फ पैसिवली मैनेज्ड ETFs हैं बल्कि एक्टिवली मैनेज्ड ETFs भी हैं, और ये डिफरेंट टाइप के हो सकते हैं। आपको सेक्टोरल ETF मिलेंगे, टेक ETF, फार्मा ETF, FMCG ETF, और आपको डिफरेंट थीम्स पर भी ETFs मिलेंगे, फॉर एग्जांपल ESG ETF। और क्योंकि वहां पर पार्टिसिपेशन भी ज्यादा है तो लिक्विडिटी की भी इतनी प्रॉब्लम नहीं आती। फॉर एग्जांपल यूएस के कुछ पॉपुलर ETFs को देखेंगे तो वहां पर डेली वॉल्यूम बहुत हाई है, दैट सजेस्ट कि यहाँ पर लिक्विडिटी का इशू नहीं आएगा। तो मेरा पर्सनल ओपिनियन ये है कि ये जो फैंग कंपनीज है जिनकी कुछ ज्यादा ही हाइप बन चुकी है आजकल, इनसे बेटर इन्वेस्टिंग अपॉर्चुनिटीज मुझे कुछ रिलेटिवली छोटी कंपनीज में मिल जाएगी। बट उसमें सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि वो एक फॉरेन कंट्री है, उसका मार्केट अलग टाइप से ऑपरेट करता है, वहाँ की पॉलिटिकल एंड सोशल कंडीशंस अलग हैं, एंड ऐसे भी बहुत कंपनीज हैं जिनके मैंने कभी नाम भी नहीं सुने। इससे बेटर यह है कि मैं कोई सेक्टर एनालाइज कर लूं या कोई थीम पकड़ लूं एंड उस पे बेस्ड ETFs ले सकता हूं। अगर वो पैसिवली मैनेज्ड ETF है तो वो किसी इंडेक्स को ट्रैक करेगा, और अगर वो एक्टिवली मैनेज्ड ETF है तो कंपनीज सेलेक्ट करने का बर्डन मेरे शोल्डर्स पर नहीं है, वो फंड मैनेजर के शोल्डर्स पर है। एंड क्योंकि ETF को मेंटेन करने में खर्चा बहुत कम आता है तो इसका जो एक्सपेंस रेशियो है वो भी म्यूचुअल फंड से कम होता है। सेकेंड रीजन, ऑफ कोर्स अगर आपको खुद का पोर्टफोलियो बनाना है विच कैन बी रिस्की, बट अगर आपको बनाना है, आपकी मर्जी है, तो आपके पास एक यूएस स्टॉक्स अकाउंट होना चाहिए। तो अब मैं थोड़ी बात करना चाहूंगा एडवांटेजेस की, और अगर आपको ये ऑलरेडी पता है, मे बी आपने पिछला वीडियो देखा है, तो आप टाइमलाइन में स्किप कर सकते हैं एंड नेक्स्ट चैप्टर पर जा सकते हैं। पहला एडवांटेज इज ग्लोबल डाइवर्सिफिकेशन। इसका मैंने एग्जांपल आपको लास्ट टाइम भी दिया था। कुछ महीनों पहले चाइनीज स्टॉक मार्केट बहुत बुरी तरह से गिरा, बट उसकी वजह से यूएस और इंडिया का मार्केट नहीं गिरा। कहने का मतलब ये कि किसी एक कंट्री के एक इवेंट की वजह से अगर वहां का स्टॉक मार्केट गिरता है तो सारे कंट्रीज का गिरे, ऐसा जरूरी नहीं है। तो अगर आप ग्लोबली अपने फंड्स को डाइवर्सिफाई करते हो तो कंट्री रिस्क थोड़ा सा कम हो जाता है। सेकेंड एडवांटेज, आपको ग्लोबल लीडर्स में इन्वेस्ट करने का अपॉर्चुनिटी मिलेगा, क्योंकि लेट्स फेस इट, जो ग्लोबल लीडर्स हैं नन ऑफ देम आर लिस्टेड ऑन इंडियन स्टॉक एक्सचेंज। वन मोर एडवांटेज इज करेंसी डेप्रिसिएशन, क्योंकि आप जब यूएस स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हो तो आप ना सिर्फ कंपनी में बल्कि यूएस डॉलर में भी इन्वेस्ट करते हो। तो भले ही 5 साल होल्ड करने के बाद आपका $100 का स्टॉक $100 पे ही आपने बेचा, 0% प्रॉफिट पे, बट क्योंकि जब आप खरीद रहे थे तो डॉलर हो सकता है 70 रुपीज का हो, और जब आप बेच कर पैसा इंडिया ला रहे हो तब डॉलर हो 80 रुपीज का। इस लॉजिक में थोड़े से इफ्स एंड बट्स हैं जो मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताए थे। जरूरी नहीं है कि डॉलर रुपी के अगेंस्ट हर साल 4-5% बढ़ता ही रहेगा। तो अगर आप सिर्फ इसी रीजन से फैसिनेटेड हो तो आपकी प्रायोरिटीज गलत है। अगर आप स्टॉक खरीद रहे हो या ETF खरीद रहे हो, दैट मीन्स आप किसी बिजनेस में इन्वेस्ट कर रहे हो। प्रायोरिटी नंबर 1 शुड बी बिजनेस ग्रो होना चाहिए, ना कि US डॉलर ग्रो होना चाहिए। ये करेंसी डेप्रिसिएशन का जो एडवांटेज है ये सेकेंडरी मान सकते हो आप। ये तो एडवांटेजेस हैं, बट बढ़िया डिसएडवांटेजेस भी तो हैं।
पहला डिसएडवांटेज इज आप इंडिया में बैठकर यूएस की इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल कंडीशंस का ट्रैक रखोगे, उसके मार्केट को स्टडी करोगे, एट ऑल टाइम्स अपडेटेड भी रहोगे, विच कैन बी अ वेरी डाउंटिंग टास्क। सेकंड डिसएडवांटेज, फैंग कंपनीज को तो हर कोई जानता है। अगर आप थोड़ी कम पॉपुलर कंपनीज को स्टडी करने वाले हो तो उनका फंडामेंटल एनालिसिस, मैनेजमेंट का ट्रैक रखना, अच्छी कंपनी ढूंढना पहली बात, ये भी बहुत डाउंटिंग टास्क होने वाला है। नेक्स्ट डिसएडवांटेज इज टैक्सेस। अब ये म्यूचुअल फंड से अलग है। अगर आप यूएस स्टॉक्स को 2 साल से पहले बेचते हो तो बनता है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, और वो सारा आपकी इनकम में ऐड होगा और आपको स्लैब के अकॉर्डिंग टैक्स भरना पड़ेगा। यानी अगर 30% स्लैब में आते हो तो 30% का इनकम टैक्स आपको भरना पड़ेगा। बट आपने अगर इसको 2 साल होल्ड किया और उसके बाद बेचा तो बनेगा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, और इस पे भी आपको 20% का टैक्स देना पड़ेगा आफ्टर इंडेक्सेशन। और इंडियन इक्विटीज में ये टैक्स है 10%, उसमें भी पहले के 1 लाख रुपए के प्रॉफिट पर आपको कोई टैक्स नहीं देना पड़ता। तो डेफिनेटली अगर आप यूएस स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर रहे हो तो टैक्सेस आपको डबल पे करने पड़ रहे हैं। तो ये जो टैक्स रूल है ये इंडियन टैक्स रूल है, आपको टैक्स भी इंडियन गवर्नमेंट को पे करना है, ना कि यूएस की सरकार को, क्योंकि डबल टैक्स अवॉइडेंस अग्रीमेंट यानी DTAA दोनों ही कंट्रीज ने साइन किया हुआ है, जिसकी वजह से आपको 2 बार टैक्स नहीं देना। ये तो था सिर्फ कैपिटल गेन। अगर आप शेयर्स होल्ड करोगे तो आपको डिविडेंड भी मिलेगा। तो जो डिविडेंड की इनकम है उस पर आपको 25% का टैक्स कट के पैसा मिलेगा। इसको आप TDS समझ सकते हो। यूएस ब्रोकर ही ये 25% टैक्स काट लेगा। बट TDS की खासियत ये होती है कि जब आप अपनी ITR फाइल करते हो तो वो TDS को क्लेम कर सकते हो, तो आपको डबल टैक्स नहीं देना पड़ेगा, और अगर आपका टोटल टैक्स पेबल उस अमाउंट से कम है तो एक्स्ट्रा पैसा आपको वापस भी मिलेगा। नाउ द फाइनल डिसएडवांटेज जो अब बचा ही नहीं है वो थे चार्जेस। ये एक अकेला ऐसा डील ब्रेकर था जिसकी वजह से आज तक मैंने यूएस स्टॉक्स पर वीडियो नहीं बनाया, क्योंकि मुझे पर्सनली सेंसलेस लगता था इस तरीके से इन्वेस्टमेंट करना या फिर आपको ये रेकमेंड करना कि आप कर सकते हो। तो इससे पहले मैं आपको चार्जेस का फंडा बताऊं, पहले बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, किसको यूएस स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना चाहिए या फिर कौन कर सकता है, जिसे सारे के सारे प्रोज एंड कॉन्स जो मैंने आपको बताए वो पता हो अच्छे से, जो एक सब्सटैंशियल अमाउंट इन्वेस्ट करने को रेडी है, क्योंकि 10-20 हज़ार रुपए के लिए या 50 हज़ार रुपए के लिए इतना पेन आपको नहीं लेना चाहिए। ऐसा तो है नहीं कि अब से मैं सोच रहा हूँ कि इंडिया में तो इन्वेस्ट करूंगा नहीं, अब तो सीधे यूएस में इन्वेस्ट करूंगा सारा पैसा। फैक्ट ऑफ द मैटर इज इंडियन कंपनीज को समझना, ढूंढना, रिसर्च करना इज वे इजियर देन यूएस कंपनीज को स्टडी करना। एंड मोर इंपॉर्टेंटली एक डेवलपिंग कंट्री में आपको ग्रोथ की अपॉर्चुनिटीज ज्यादा दिखेंगी कंपेयर टू अ डेवलप्ड कंट्री। तो अगर आप अपना एसेट एलोकेशन फॉलो करते हुए भी एक सब्सटैंशियल अमाउंट इन्वेस्ट कर पा रहे हो अब्रॉड, तो आपको इसके बारे में सोचना चाहिए। एंड लास्टली, अगर आप ऐसा कर रहे हो तो आपको अपना पोर्टफोलियो टाइमली रीबैलेंस भी करना चाहिए। काफी लोग सिर्फ टैक्स के चक्कर में अपनी यूएस होल्डिंग्स को नहीं बेचेंगे, ये सोच के कि टैक्स बचा लेते हैं, रीबैलेंस कल कर लेंगे, और ये करने से आप अपने पोर्टफोलियो को रिस्की बनाते हो। तो अगर आप ये 3 कंडीशंस फुलफिल कर रहे हो तो दैट मीन्स आप पूरी जागरूकता के साथ यूएस में इन्वेस्ट करने के लिए तैयार हो। Now let's talk about the process to invest in US stocks. यूएस की किसी भी कंपनी में अगर आपको इन्वेस्ट करना है तो आपके पास एक डीमैट अकाउंट होना चाहिए जो कि एक यूएस ब्रोकर के साथ हो। अब कुछ ऐसे यूएस ब्रोकर्स हैं जिन्होंने इंडिया में ऑफिसेज सेटअप कर रखे हैं, बट उनकी सर्विसेज या फिर उनके चार्जेस ने मुझे कभी मोटिवेट ही नहीं किया उनके साथ अकाउंट खुलाने के लिए, क्योंकि उनकी अकाउंट ओपनिंग फी, अकाउंट मेंटेनेंस फी, मिनिमम बैलेंस की कंडीशंस एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली उनकी जो ब्रोकरेज है वो बहुत ज्यादा हाई है। एंड इसी वजह से अब तक सिर्फ HNIs या इंस्टीट्यूशंस ही इंडिया से बाहर इन्वेस्ट करते थे। तो भैया इतने सारे चार्जेस पे करके मुझे तो बिल्कुल इन्वेस्ट नहीं करना था, इसीलिए मैंने आज तक इसकी तरफ कभी देखा भी नहीं। बट फाइनली एक सॉल्यूशन जरूर है, और सॉल्यूशन आया इसीलिए मैंने रिसेंटली प्लान किया कि कुछ पैसा एलोकेट करूंगा यूएस स्टॉक्स में, और उसके लिए मैं यूज कर रहा हूं IND मनी ऐप, विच इज बाय द वे द स्पॉन्सर ऑफ दिस वीडियो। अब स्पॉन्सर है इसीलिए अच्छी बात बोल रहा हूं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि IND मनी बहुत टाइम से काम कर रहा है, बट मैंने इतनी जल्दी यूज करना स्टार्ट नहीं किया था, क्योंकि उस समय भी IND मनी के थ्रू भी चार्जेस लगते थे जो कि उनके हाथ में नहीं थे। तो ये चार्जेस अभी रिसेंटली 0 हुए हैं, जिसकी वजह से मेरा इंटरेस्ट वापस आया है, नहीं तो मैं वीडियो भी बहुत पहले बना चुका होता। तो जरा समझते हैं IND मनी काम कैसे करता है। ये एक यूएस ब्रोकर नहीं है, दिस इज एन इंडियन स्टार्टअप जिसने एक यूएस ब्रोकर के साथ टाई अप किया है, और वो ब्रोकर है ड्राइव वेल्थ। और जैसे इंडिया में सेबी ब्रोकर्स को गवर्न करता है, वैसे ही यूएस में फिनरा करता है ब्रोकर्स को गवर्न। फिनरा मतलब फाइनेंशियल इंडस्ट्री रेगुलेटरी अथॉरिटी। तो अगर आप IND मनी पे अपना अकाउंट बनाओगे, दैट मीन्स आपका बैकएंड में ड्राइव वेल्थ पर एक अकाउंट खुलेगा।
अब ये जो ड्राइव वेल्थ है ये यूएस का अच्छा रेप्यूटेड ब्रोकर है, रेगुलेटेड है, तो आपको आपके पैसे की या स्टॉक्स की टेंशन नहीं होगी। अब मैं बताता हूँ कि कुछ टाइम पहले तक प्रॉब्लम्स क्या थी जिसकी वजह से मैंने कभी सोचा नहीं इन्वेस्ट करने का। पहले बात करते हैं छोटी प्रॉब्लम की, अकाउंट ओपनिंग फी एंड अकाउंट मेंटेनेंस। अब ये रुपीज में तो नहीं है कि 150 रुपए देंगे और काम चल जाएगा, ये डॉलर्स में थी। बट एक बार को ये भी चलती अगर ये जो बड़ी प्रॉब्लम है ये नहीं होती तो। यूएस स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने के लिए आपके बैंक में जो पैसा है आपको उसको भेजना पड़ेगा अपने ब्रोकर के पास। ब्रोकर कहाँ है? यूएस में, यानी पैसे ने क्रॉस कर लिया बॉर्डर। और ये काम करने के आपका बैंक चार्ज कर लेता था 1500 से 2000 रुपये फ्लैट। अब चाहे आपको 2 रुपये ट्रांसफ़र करने हैं या 10,000 रुपये ट्रांसफ़र करने हैं, ये फ्लैट फ़ी आपको हमेशा बेयर करनी पड़ती थी। एंड गेस व्हाट, इस फ्लैट फ़ी के ऊपर आपको 18% का जीएसटी भी देना पड़ता था। इसके साथ ही साथ बहुत हाई ब्रोकरेज एंड बहुत हाई एक्सचेंज रेट्स भी बेयर करने पड़ते थे। तो एग्जाम्पल लेते हैं, आपने 10,000 रुपये यहाँ से यूएस भेजे तो उसमें से 2,000 रुपये तो आपका बैंक खा गया। उसके बाद वो 8,000 रुपये यूज़ करके आप जब स्टॉक्स खरीदोगे तो उस पर आपको ब्रोकरेज और देनी पड़ेगी। तो रफली 10,000 रुपये इन्वेस्ट करने के चक्कर में आपको डे 1 पे 20% का लॉस हो गया। तो सबसे पहले आईएनडी मनी ने क्या किया, इस बैंक को इक्वेशन से हटा ही दिया। यार राजू, हम लोग डायरेक्ट उसी कंपनी में आईएनडी मनी में ही जब आप अकाउंट बनाते हो तो उसके साथ में आपका एक सेविंग्स बैंक अकाउंट और खुल जाता है। तो अब प्रोसेस है कि आप अपने एग्जिस्टिंग बैंक अकाउंट से अपने नए सेविंग्स बैंक अकाउंट में पैसा ट्रांसफर करेंगे, जिसके लिए ऑफ कोर्स आपको कोई चार्ज नहीं देना पड़ेगा। फिर जो नया सेविंग्स बैंक अकाउंट है उससे आप पैसा भेजोगे यूएस वाले ड्राइव वेल्थ अकाउंट में। और इसी प्रोसेस की वजह से ये जो 1500 या 2000 की जो फीस आपका बैंक पहले चार्ज करता था, अब आप उससे बच जाओगे। और अच्छी बात क्या है कि क्योंकि ये भी एक सेविंग्स अकाउंट ही है तो आपका पैसा वहाँ पर आइडल नहीं रहेगा, उसको सेविंग्स बैंक अकाउंट का थोड़ा बहुत इंटरेस्ट तो मिलेगा। सेकंड थिंग इज, अब क्योंकि आईएनडी मनी खुद तो ब्रोकर है नहीं, तो ना तो वो आपसे ब्रोकरेज चार्ज कर सकता है, ना ही वो आपसे अकाउंट मेंटेनेंस चार्ज ले सकता है। और ड्राइव वेल्थ की बात करें तो आईएनडी मनी एंड ड्राइव वेल्थ की एक डील है जिसके अंडर आपको भी ब्रोकरेज ड्राइव वेल्थ को नहीं पे करनी पड़ेगी, ना ही अकाउंट मेंटेनेंस फी पे करनी पड़ेगी। तो कुल मिला के बात यह हो गई है कि अकाउंट ओपनिंग चार्ज 0 है, अकाउंट मेंटेनेंस चार्ज 0 है, ब्रोकरेज 0 है। इंडिया से यूएस भेजने के लिए जो बैंक पैसा लेता था वो अब 0 हो चुका है। जो एकमात्र चार्ज आपको देना पड़ेगा वो है एक्सचेंज रेट। आपका जो रुपी है वो डॉलर में जब कन्वर्ट होता है तो आपको कुछ फी देनी पड़ती है। इसमें भी अच्छी बात यह है कि बैंक्स अप टू 2% भी आपसे फी चार्ज कर लेते थे, बट अब आईएनडी मनी के थ्रू आपको उतने हाई एक्सचेंज रेट्स नहीं बेयर करने पड़ेंगे। तो एग्जांपल के लिए मैंने 5,000 रुपए कन्वर्ट करवाए थे और उसके बदले मुझे मिले हैं 65.42 डॉलर्स, और ये INR में होता है 4,906 रुपये। ये वीडियो बनाने का मौका मेरे पास लास्ट ईयर दिसंबर से है, बट मैं उस समय खुद ही इन्वेस्ट नहीं कर रहा था एंड ना ही मैं चार्जेस के साथ कंफर्टेबल था। आज फाइनली हूँ, दैट्स वाई आई एम मेकिंग दिस वीडियो। तो आईएनडी मनी ऐप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, चेकआउट कर लेना। बट उससे पहले कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो आपको हमेशा पता होने चाहिए। यूएस मार्केट के टाइमिंग्स तो जान लो अगर आपको ट्रेड करने का मन हो गया तो 14 मार्च से 7 नवंबर हर साल जो यूएस मार्केट है वो इंडियन टाइम के अकॉर्डिंग 7 बजे चालू होता है और 1:30 बजे बंद होता है, यानी 7 PM to 1:30 AM। और फिर 8 नवंबर से 13 मार्च तक ये टाइम आधा घंटा इंक्रीज हो जाता है, यानी रात को 8 बजे स्टार्ट होगा एंड सुबह के 2 बजे तक चलेगा। There's something called liberalized remittance scheme, शॉर्ट में बोले तो LRS। ये बेसिकली ये बोलता है आपको कि आप एक साल में इंडिया के बाहर टोटल $250,000 भेज सकते हो, यानी लगभग 1.25 करोड़ रुपए आप इंडिया से बाहर भेज सकते हो किसी भी फॉर्म में, नॉट जस्ट इन्वेस्टमेंट। अगर आप इंटरनेशनल ट्रैवल भी करके आ रहे हो तो ये उसमें रिकॉर्ड हो जाएगा। तो अच्छी खासी लिमिट है। मेरे पास तो नहीं है 1.25 करोड़ रुपए यूएस में इन्वेस्ट करने के लिए, बट स्टिल इट्स समथिंग यू शुड नो। एंड वन मोर थिंग यू शुड नो, ये LRS का जो रूल है म्यूचुअल फंड्स में अप्लाई नहीं होता। अगर आप इंडियन AMCs के ऑफर किए हुए इंटरनेशनल म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हो तो आप 2 करोड़ क्या, आप 10 करोड़ भी कर सकते हो। एक और मेजर पॉइंट जो शायद आपको नहीं पता होगा, आईएनडी मनी क्योंकि ब्रोकर तो है नहीं तो आपके स्टॉक्स आईएनडी मनी के पास तो नहीं रखें, इतना क्लियर है। बट कहाँ रखें? इंडिया में तो CDSL और NSDL होते हैं, यानी इंडिया में कोई भी ब्रोकर आपके स्टॉक्स नहीं रखता है, बट यूएस में आपके स्टॉक्स आपका ब्रोकर ही अपने पास रखता है। अब बढ़िया क्वेश्चन ये आता है कि अगर ब्रोकर स्टॉक्स लेकर भाग गया तो क्या करोगे? उसके लिए बना है सिक्योरिटीज इन्वेस्टर प्रोटेक्शन कॉर्पोरेशन, यानी SIPC। इसके अंडर आपके पास $500,000 तक का इंश्योरेंस है, जिसमें से मैक्सिमम $250,000 का इंश्योरेंस है आपके कैश पे और बचा हुआ इंश्योरेंस है आपकी सिक्योरिटीज पे, यानी स्टॉक्स पे। तो वर्स्ट केस सिनेरियो अगर कुछ होता भी है तो आपको ये इंश्योरेंस प्रोटेक्ट करेगा। नेक्स्ट पॉइंट, और ये काफी अच्छा पॉइंट है, अब क्योंकि आपके स्टॉक्स कौन होल्ड कर रहा है? आपका ब्रोकर, यानी इस केस में ड्राइव वेल्थ होल्ड करेगा। तो ड्राइव वेल्थ आपको एक बड़ी अच्छी फैसिलिटी देता है, आप फ्रैक्शनल शेयर्स खरीद सकते हो। जरा यूं ही गूगल करो, गूगल का स्टॉक फेसबुक, टेस्ला, अमेजॉन, इन सब के स्टॉक प्राइसेस आप
INR में कन्वर्ट करके देखो, इतने बड़े तो लोगों के पोर्टफोलियो नहीं होते जितने तो एक स्टॉक का प्राइस है। तो अब बेचारा रिटेल इन्वेस्टर अगर इसको इन्वेस्ट करना भी हुआ तो ये इन कंपनीज का एक शेयर भी नहीं खरीद सकता। बट इंटरेस्टिंगली आप इन कंपनीज के 1/10 शेयर, 1/50th शेयर, 100th शेयर खरीद सकते हो। तो आपके पास 100 रुपए हैं तो आपको प्रोपोर्शनली उतना स्टॉक मिल जाएगा। अब आप पूछोगे फिर डिविडेंड का क्या होगा? आपको डिविडेंड भी उसी प्रोपोर्शन में मिल जाएगा। ये काम ऐसे करता है कि ब्रोकर अपने पास एक बहुत बड़ा पूल मेंटेन करता है बहुत सारी कंपनीज के शेयर्स का। तो जब उसके पास कोई छोटी क्वांटिटी का ऑर्डर आता है जैसे 1/5 शेयर का या 1/10 शेयर का, तो क्योंकि ब्रोकर को फिजिकली शेयर्स को कहीं भेजना तो है नहीं, शेयर्स पहले भी उसके पास थे, आज भी उसी के पास रहेंगे, तो वो बैकएंड में आपके नाम पे उतने फ्रैक्शनल शेयर्स रिजर्व कर लेता है। अब बिफोर आई वाइंड अप, ये सब तो था टेक्निकल एस्पेक्ट्स। अगर आप पैसा लगा रहे हो तो कहाँ लगाना चाहिए, इसका थोड़ा सा जवाब देने का अटेम्प्ट करना चाहता हूँ मैं। अवॉइड हर्ड मेंटालिटी। अब सब लोग फैंग कंपनीज खरीद रहे हैं तो ज़रूरी नहीं है आपको भी खरीदनी है। और एक बेसिक सा लॉजिक समझो, जो कंपनी ऑलरेडी इतनी ह्यूज हो चुकी है, मेरी हाइट है 5 फीट 11 इंच, अब क्या अगले 10 सालों में मैं इस हाइट का डबल हो जाऊंगा, 10 फीट का हो जाऊंगा? बिल्कुल नहीं। बट क्या एक छोटा बच्चा जो आज 2 फीट की हाइट पे है वो कुछ सालों में अपनी हाइट डबल करेगा? बिल्कुल करेगा। मॉरल ऑफ द स्टोरी इज, ग्रोथ की अपॉर्चुनिटीज रिलेटिवली छोटी कंपनीज में मिलेगी, बट क्योंकि आप और हम हैं रिटेल इन्वेस्टर, हमारे बेट बहुत बुरी तरह से गलत भी हो सकते हैं। इसलिए मेरी पर्सनल स्ट्रैटेजी है ETFs। IND मनी को चेकआउट जरूर करना, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। ETFs क्या होते हैं, कैसे काम करते हैं, इस पर अगर आपको सेपरेट वीडियो चाहिए तो आप मुझे कॉमेंट्स में जरूर बता सकते हो। बट आई होप ये वीडियो आपके लिए काफी यूजफुल रहा होगा। मैं मिलता हूँ आपसे बहुत ही जल्द दूसरे वीडियो में। सॉरी थोड़ा सा डिले हो गया कुछ पर्सनल रीजंस की वजह से। आई ट्राई टू मेंटेन द फ्रीक्वेंसी नाउ। बाय।